स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मोदी की 3 जीत कंफर्म है। कल राष्ट्रपति चुनाव में वोट पड़ेंगे, मोदी के नंबर पूरे हैं, जीत 100% तय है। कल ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरेंगे, उसमें भी मोदी की जीत कंफर्म है। मगर मोदी की तीसरी जीत कौन सी होगी? मोदी की तीसरी जीत 2024 में होगी। सियासी शतरंज पर नरेंद्र मोदी ने 22 में जो चाल चली है, उसका रिजल्ट आएगा 2024 में। आज एंटी मोदी मोर्चा के सारे नेता, मोदी के सारे विरोधी प्रधानमंत्री को खोजते रहे। सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं आए तो सोशल मीडिया पर सवाल दागते रहे। मोदी कहां हैं? मोदी क्या कर रहे हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए इस खबर में। पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग में आखिरी सत्र शुरू होने वाला है। इसके बाद संसद का अगला सत्र नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज पुराने संसद भवन में आखिरी सर्वदलीय बैठक हुई। अगले कुछ दिनों में मोदी सरकार संसद में 24 नए बिल पेश करने वाली है। कामकाज कैसे हो, संसद बिना हंगामे के कैसे चले, इस पर सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने आज सभी दलों को बुलाया। मोदी के विरोधी दलों के नेता आए जरूर, लेकिन उन्होंने एक ही सवाल की रट लगा दी। प्रधानमंत्री नहीं आए, मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए? बिल तो 32 बिल है, उसमें से सिर्फ 14 बिल वो रेडी है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कौन से 14 बिल उन्होंने नहीं बताया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के न आने को असंसदीय तक बता डाला। द कांग्रेस पार्टी चीफ व्हिप एंड जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जयराम रमेश हैज रेज्ड वन इशू, दैट इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट कम। बिकॉज ऑफ सम रीजन ही हैज नॉट कम. But I want to bring to the notice that before 2000, never PM used to come. हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री कहां हैं और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। उससे पहले पुरानी पार्लियामेंट के आखिरी सेशन से शुरू होने वाली न्यू पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। कल यानी 18 जुलाई को 2 बड़ी घटनाएं होंगी। दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान होगा। संसद के साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी वोट पड़ेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट चुनाव का सबसे बड़ा टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होने वाला है। इन 2 चुनावों से नरेंद्र मोदी का पूरा नंबर गेम खुल जाएगा। मोदी के पास कितना है, विरोधी के पास कितना है, देश की संसद से लेकर हर विधानसभा तक का नंबर सामने आने वाला है। 24 का नंबर 22 में ही दिख जाएगा। 24 वाला गठबंधन भी 22 में ही दिख जाएगा। शुरुआती रुझानों से लगता है कि नरेंद्र मोदी का गठबंधन 400 से भी आगे निकल सकता है, जबकि राहुल गांधी का गठबंधन 100 से नीचे सिमट सकता है। यानी मोदी ने 19 में जितनी सीटें जीती थीं, उसमें कल 50 सीटें ऐड हो सकती हैं, जबकि यूपीए ने 19 में जितनी सीटें जीती थीं, उसमें भारी कमी हो सकती है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, सारा इक्वेशन, सारा कैलकुलेशन खुलने वाला है। 22 में ही पता चल जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। 24 में मोदी ही रहेंगे या कोई और होगा। पार्टी के घोषित समर्थन के आधार पर द्रौपदी मुर्मू की जीत गारंटीड है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। जीत के लिए 5,43,216 वोट वैल्यू चाहिए। मोदी की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के पास 6,67,000 वोट हैं, जबकि विरोधियों के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को 3,18,362 वोट वैल्यू का सपोर्ट है। आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाकर मोदी ने जो सियासी तीर चलाया,
उससे विरोधी खेमा छिन्न भिन्न हो चुका है। यशवंत सिन्हा का नाम प्रपोज करने वाली ममता बनर्जी ने उनको वोट मांगने के लिए भी बंगाल में घुसने नहीं दिया। कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार चला रहे हेमंत सोरेन मोदी के कैंडिडेट को वोट देने की कसम खा चुके हैं। शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे भी द्रौपदी मुर्मू के सपोर्टर बन गए हैं। ठाकरे ने यह सपोर्ट शौक से नहीं किया है, बल्कि डर कर दिया है। डर इस बात का था कि अगर द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया तो ठाकरे की बची खुची शिवसेना भी टूट सकती है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोदी ने ओडिशा के नवीन पटनायक को अपने पाले में कर लिया। मोदी ने आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को भी अपनी तरफ खींच लिया। चांसेस पूरे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के गुप्त मतदान में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेसी सांसद और विधायक भी द्रौपदी मुर्मू के फेवर में वोट दे सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कल दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली का नंबर, दिल्ली का इक्वेशन तो सबको पता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर एंटी मोदी मोर्चा जितना हाइप क्रिएट कर रहा था, उसकी हवा निकल चुकी है। बात राज्यों की भी है जहां इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। महाराष्ट्र में कल भगवा का रंग थोड़ा और गाढ़ा होगा, क्योंकि वहां बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के साथ ठाकरे गुट का मिलन होगा। कल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टूटेगा। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के वोट टूटेंगे, वो योगी के साथ जुड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने तो ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर भी बोल चुके हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोट मोदी की कैंडिडेट को ही देंगे। गोवा में भी कांग्रेस दो फाड़ होगा, आधे वोट मुर्मू को, आधे वोट यशवंत सिन्हा को जाएंगे। फिक्र तो ममता बनर्जी को भी है। आदिवासी बहुल इलाकों से आने वाले तृणमूल के विधायक द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं चलता। सीक्रेट वोटिंग में किसने किसको वोट दिए ये पता नहीं चलता। दीदी के वोट घटेंगे तो भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं, मगर आदिवासी वोटरों का प्रभाव 60 से अधिक सीटों पर है। ये सीटें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू को उतार कर मोदी ने पॉलिटिक्स में टेक्टोनिक शिफ्ट ला दिया। इस झटके से विरोधी उबर पाते, उससे पहले ही मोदी ने उनको दूसरा झटका दे दिया। मोदी के तुरुप के दूसरे इक्के का नाम है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को देश की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने का फैसला मोदी ने क्यों किया? पहले बिग पिक्चर समझ लीजिए, फिर एक एक राज्य का हिसाब बताते हैं। 20 दिन बाद दिल्ली की पॉलिटिकल पिक्चर ऐसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ओबीसी। जगदीप धनखड़ ओबीसी में जाट समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार में जाट नेताओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मोदी के विरोधी अक्सर ये कहते हैं, मोदी ने जाटों को क्या दिया? सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हुआ तो जाट समुदाय को मोदी का दुश्मन बताया गया। पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और यूपी तक के जाट को मोदी से नाराज बताया गया। अब देखिए मोदी ने क्या किया। आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह हुए। नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह के बाद जाट समुदाय को दूसरा बड़ा चेहरा दिया, जगदीप धनखड़। चौधरी चरण सिंह 5 महीने के लिए पीएम की कुर्सी पर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ को पूरे 5 साल उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाने वाले हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति के लिए चुनाव कल होने वाला है।
कल मतदान होना है। एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को करीब करीब 60% से ज्यादा वोट मिलना तय माना जा रहा है। विरोधी दलों की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, शिवसेना, जेएमएम, जेडीएस, टीडीपी, बीएसपी, एआईएडीएमके, अकाली दल, बीजेटी, वाईएसआर कांग्रेस समेत कई दलों ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब लड़ाई सिर्फ जीत और हार के अंतर की है। विपक्ष भी जीत के इस समीकरण को बखूबी समझ रहा है, लेकिन विपक्ष आखिरी समय तक लड़ाई लड़ते हुए खुद को यह दिखाना चाहता है कि वो विचारधारा से सहमत नहीं है और वो अपना कैंडिडेट खुद खड़ा करेगा। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भी सरकार और विपक्ष की यह लड़ाई साफ साफ दिखेगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले से आने वाले जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाकर मोदी ने देश की लगभग 44% ओबीसी आबादी को भी मैसेज दिया और जाट समुदाय के लिए भी ट्रंप कार्ड चल दिया। राजस्थान में जाट समुदाय के 40 विधायक हैं, हरियाणा में जाट समुदाय के 25 विधायक हैं, यूपी में जाट समुदाय के 17 विधायक हैं। जगदीप धनखड़ इफेक्ट इन तीनों राज्यों में दिखेगा, मगर सबसे पहले असर राजस्थान में होगा, जहां अगले साल चुनाव है। राजस्थान में 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का दबदबा है। लोकसभा की 5 सीटों पर भी जाट वोट निर्णायक है। राजस्थान में जाट कुल आबादी के करीब 10% हैं, लेकिन 20% विधायक जाट ही बनते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चुरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़ और जयपुर में जाट वोट का दबदबा है। जगदीप धनखड़ से मुकाबले के लिए विपक्ष ने कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को कैंडिडेट बनाया है, लेकिन ये मुकाबला तोप और तमंचे का है। विपक्ष मिसाइल को गुलेल से गिराने की कोशिश कर रहा है। द्रौपदी मुर्मू के बहाने मोदी से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लगे उद्धव ठाकरे ने फेस बचाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को चुना। नेता रही, केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर गवर्नर, बहुत सारा राज्यसभा में रही, पार्लियामेंट में रही। चुनाव हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। सर, बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी, उसमें पार्टी के नेताओं के साथ, मोदी के साथ पवार साहब की बातचीत हो गई है जी। ममता जी एक कॉन्फ्रेंस में है जी। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा अपोजिशन एक साथ रहेगा। उद्धव जगदीप धनखड़ की जगह मार्गरेट अल्वा को वोट देंगे, फिर भी उद्धव धनखड़ की जीत रोक नहीं पाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। लोकसभा में 543 मेंबर हैं और राज्यसभा में फिलहाल 237 मेंबर हैं। इस तरह कुल 780 एमपी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जीत के लिए जगदीप धनखड़ को प्रथम वरीयता के 391 वोट चाहिए होंगे। आज की तारीख में लोकसभा में मोदी के पास 303 मेंबर हैं और राज्यसभा में 91 मेंबर। इसे जोड़ दें तो 394 वोट बनते हैं। ये बीजेपी का अपना नंबर है। वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को किसी भी दूसरी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। बीजेपी के नंबर में 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जोड़ दें तो मोदी का नंबर 403 हो जाता है। बीजेपी के सहयोगी दलों के पास लोकसभा में 31 और राज्यसभा में 16 मेंबर हैं। उनको भी जोड़ दें तो मोदी का स्कोर 450 तक पहुंच जाता है। संसद में नंबर पूरी तरह मोदी के फेवर में है। फिर भी सर्वदलीय बैठक होती है तो विरोधी जानबूझकर मोदी पर अटैक करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मोदी आते नहीं, मोदी बोलते नहीं, जो लोग पूछते हैं कि मोदी कहाँ है, उनको हम बताते हैं कि मोदी कहाँ कहाँ है। मोदी बाढ़ से फंसे लोगों को बचा रहे हैं, मोदी वैक्सीन लगवा रहे हैं, मोदी ने S-400 की डिलीवरी पर अमेरिका को भी मना लिया है। गुजरात के नवसारी और वलसाड में इतनी ज्यादा बारिश हुई
कि लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। घर का सामान और घर में रखी खाने पीने की चीजें खराब हो गई। गाय भैंस और दूसरे मवेशी या तो मर गए या बाढ़ में बह गए। इतनी भीषण बाढ़ में 181 लोग फंसे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कंट्रोल रूम से पूरा ऑपरेशन चलाया। सीएम ने एक हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की एक टीम का इंतजाम किया। अमित शाह ने फोर्स के 2 हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम भेजी। हेलीकॉप्टर ने 50 लोगों को बाहर निकाला और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 130 लोगों को निकाला। ऑपरेशन पूरा हुआ और एक भी मौत नहीं हुई। हिंदुस्तान को गर्व देने वाली दूसरी उपलब्धि कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर आई है। वैक्सीनेशन में भारत ने फिर इतिहास रच दिया है। केवल 18 महीनों में ही भारत ने 200 करोड़ टीके लगा दिए हैं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में भी हीरो हैं, परफॉर्मेंस में भी हीरो हैं। मोदी के विरोधी पॉलिटिक्स में भी जीरो हैं और परफॉर्मेंस में भी जीरो हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।